हेलो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज क्या करेंगे? हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर जो थर्ड चल रहा है, थर्ड पेपर हम कर रहे हैं, उसके आज हम सेकंड यूनिट करेंगे। ठीक, क्या कहा मैंने कि जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा थर्ड पेपर चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे आज इसकी सेकंड यूनिट करेंगे। सेकंड यूनिट चल रही है हमारी, और इसके जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 जो लेक्चर हैं वो हो चुके हैं, और आपका ये आज का चौथा लेक्चर है ऐसा मुझे ध्यान है, और बाकी देख लेना भी। तो अब इसके अंदर आज हम फिर एक नया टॉपिक करेंगे। एक नया टॉपिक हमारा आज का क्या होगा? अनुकरणीय शिक्षण। आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अनुकरणीय शिक्षण। अनुकरणीय शिक्षण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? हम क्या बोलते हैं? सिमुलेटेड। क्या बोलते हैं? सिमुलेटेड टीचिंग। क्या बोलते हैं भी? सिमुलेटेड टीचिंग बोलते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलना, या जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि नकल करना। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आपको देखकर जो दूसरा है, यानी कि कोई बच्चा भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपको देखकर जैसा आप कर रहे हो वैसी ही नकल कर रहा है, सेम टू सेम वैसा ही करने का वो प्रयास कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नकल करना, यानी कि अनुकरणीय शिक्षण, यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? सिमुलेटेड टीचिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये अनुकरणीय जो शिक्षण है वो है क्या। अनुकरणीय शिक्षण है क्या? तो देखो, बात कर लेते हैं अनुकरणीय शिक्षण के बारे में। तो देखिए, अनुकरण यानी कि पहले मैंने आपको बता दिया कि नकल करना। तो ये कहता है कि जो अनुकरणीय शिक्षण एक प्रकार की जो शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है ना, जो हम टीचिंग की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप लोग बीएड कर रहे हो तो आप टीचिंग की क्या ले रहे हो? ट्रेनिंग ले रहे हो कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आप बच्चे को आगे बढ़ाओगे। ये एक प्रविधि है, इसके एक ढंग है। इस प्रविधि का प्रयोग शिक्षक व्यवहार में, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो अनुकरणीय शिक्षण होता है, इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? हमें ज्ञान होना चाहिए कि इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया, कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना, पहला जो विश्व युद्ध था, उसकी समाप्ति पर जो विमान चालक थे, जो जहाज हवाई जहाज जिनको उड़ाना था, यानी कि जो पायलट थे, उनको ट्रेन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है? तो जो विमान चालक थे उनको संपूर्ण विमानों के बारे में, जो विमान चालक थे ना, उनको सारे विमानों के बारे में कक्षा के कक्ष में ही इस अनुकरणीय विधि द्वारा बताया गया था। ठीक है ना? जो विमान चालक है उनको फील्ड में लाकर नहीं, अपितु कक्षा कक्ष के अंदर, एक कमरे के अंदर, कक्षा के अंदर उन्हें यह बताया गया था कि आप किस तरह से विमान को उड़ाओगे, कैसे आप विमान को चलाओगे। तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो प्रथम विश्व युद्ध है कब शुरू हुआ था? 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा, आप सभी पढ़ते हो, 1914 में शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था? 1919 में ये खत्म हो गया था। तो इसकी समाप्ति पर उन विमान चालकों के प्रशिक्षण के ऊपर, ट्रेनिंग के लिए इसका यूज किया गया था। फिर देखो, अनुरूपण या अनुकरण का अर्थ क्या है? नकल करना। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? नकल करना, अथवा वास्तविकता की तरह प्रतीत होना, यानी कि बिल्कुल हमें असली प्रतीत होता है। नकल भी कैसे की जाती है कि हमें बिल्कुल असली इसके अंदर प्रतीत होता है। ये कहता है कि किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति, यानी कि आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट है, उसमें बिल्कुल यथार्थ शिक्षण कराना अनुकरणीय शिक्षण कहलाता है। मतलब कहता है कि कृत्रिम परिस्थिति बना दी जाती है, जैसे आपको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है ना क्लास के अंदर, आप बच्चों को क्लास के अंदर माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? बिल्कुल क्लास के जैसा माहौल होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि जो हमारे साथी होते हैं ना, जैसे आप बीएड कर रहे हो, जो आपके साथी हैं वही क्या होंगे? आपके छात्र, वही आपके स्टूडेंट होंगे, और जो छात्र होगा ना वही अध्यापक का रोल प्ले करेगा। जो छात्र होगा वही अध्यापक का रोल प्ले करेगा। यानी कि वो कुछ छोटा सा टॉपिक तैयार करके लाएगा जिसके ऊपर उसको 12 मिनट बोलना है, और 12 मिनट जब वो बोलेगा,
माइक्रो टीचिंग के अंदर, उसके बाद उसको फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक कौन देंगे? उसके खुद के मित्र देंगे, साथी देंगे, सहेलियां देंगी, या फिर जो टीचर है आपके बीएड वाले वो देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया और क्या नहीं, और आपके पढ़ाने में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खासियत थी आपके पढ़ाने में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नकल करना या वास्तविकता की तरह प्रतीत होना है। ये कहता है कि कोई भी कृत्रिम परिस्थिति हो, यानी कि जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो, ऐसी सिचुएशन हो, उसके अंदर बिल्कुल सही शिक्षण कराना अनुकरणीय शिक्षण कहलाता है। इस प्रकार के शिक्षण को कई नामों से जाना जाता है। ये जो शिक्षण है ना, इनको कई नामों से जाना जाता है। इसको भूमिका अभिनय, रोल प्ले भी बोलते हैं। रोल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ये मत समझना ये क्या है बच्चों। देखो रोल की स्पेलिंग ये आएगी, रोल, ठीक है ना। भूमिका अभिनय यानी कि रोल प्ले, किसकी भूमिका को निभाना? एक अध्यापक की भूमिका को निभाना। कि जब आप क्या करते हो, वहां पर अध्यापक की एक भूमिका को आप निभाते हो। कृत्रिम प्रशिक्षण होगा, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी और पायलट ट्रेनिंग होगी भाई। ठीक, इस विधि का प्रयोग कक्षा शिक्षण के अभ्यास से पहले किया जाता है। मतलब आपको एक टीचर बनना है, और आप टीचर बनने के लिए क्या करते हो, जब बीएड करते हो तो बीएड के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि आप कक्षा में बालक को किस प्रकार पढ़ाओगे। ठीक, इस प्रविधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक यानी कि जो प्यूपल टीचर होता है ना, मैंने अभी अभी बताया आपको, जो छात्र अध्यापक होता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही काम करते हैं। अब जैसे आप लोग तो जो बीएड है वो कोर्सपोंडेंस कर रहे हो, तो जो बीएड रेगुलर करता है ना, उनको इस तरह के माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। कहीं आप में से कोई बच्चा ये सोचे कि मैडम ये क्या बोल रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, हमें तो कभी नहीं करवाई गई। क्योंकि जब बच्चों मैंने बीएड की थी ना, तो मैंने रेगुलर की थी, मैं डेली कॉलेज में जाया करती थी जब बीएड किया करती थी। ठीक है, तो क्या था, वहां पर हमें माइक्रो टीचिंग करवाई जाती थी। हर एक बच्चे की बारी होती थी कि आज 4 बच्चों की बारी आएगी, अगले दिन फिर 4 बच्चों की बारी आएगी, और हमें आगे जाकर पोडियम पर खड़े होकर लेक्चर स्टैंड के पास जाकर हमें पढ़ाना पड़ता था। कितने? 10 या 12 मिनट के लिए। उसके बाद हमें फीडबैक मिलता था, अच्छा या बुरा, दोनों तरह का हो सकता है। हो सकता है कि ये कभी ये सुनने को मिले बहुत अच्छा पढ़ाया है, और कई बार टीचर कमी भी निकालते थे कि आपके पढ़ाने में ये कमियां हैं। तो आप कोर्सपोंडेंस कर रहे हो सकता है कि आपने माइक्रो टीचिंग ना की हो, आपने ना पढ़ाया हो, लेकिन मैंने वो की हुई है माइक्रो टीचिंग। ठीक, तो जो रेगुलर बीएड करता है ना बच्चों, उसको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। फिर देखो जैसे भूमिका का अभिनय करना, अच्छा हम कहाँ आए हुए हैं कि इस विधि का प्रयोग कक्षा शिक्षण के अभ्यास से पहले किया जाता है। इस प्रविधि के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक होता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही काम करते हैं। वो पढ़ाता भी है और बाद में वो बेंच पर जाकर जब बैठ जाता है तो विद्यार्थी भी बन जाता है। कक्षा में एक छात्र अध्यापक बन जाता है, अभी अभी बताया ना मैंने, कक्षा में एक छात्र क्या बन जाता है? अध्यापक। जैसे जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनमें से एक को अध्यापक, मतलब पहले दिन बोला जाता है कि कल तुम टॉपिक तैयार करके लाना और तुम 4 बच्चों की कल बारी आएगी। ऐसे थोड़ी ना बीच में से खड़ा कर दिया कि आप आओ और यहाँ पर पढ़ा दो, क्योंकि तैयारी करने के लिए अध्यापक को टाइम दिया ही जाएगा। आप स्कूल में जब पढ़ाने जाओगे तो आपके पास घर पे तैयारी करने के लिए टाइम है। आप घर पे तैयारी कीजिए अपने टॉपिक की जो आपने अगले दिन पढ़ाना है। जैसे आपने आर्टिकल पढ़ाने हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपको आर्टिकल की तैयारी पहले करनी चाहिए कि आप बच्चे को किस प्रकार पढ़ाओगे। देखो एक ही फैक्ट है कि जब अगर हमें कोई चीज़ सीखनी होती है ना, तो हम उसको थोड़े में पढ़कर सीख लेते हैं, लेकिन जब वही चीज़ बच्चों हमें दूसरों को सिखानी पड़ती है ना, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपके सामने आकर अगर 1 घंटे का लेक्चर दूं, तो 1 घंटे के लेक्चर के लिए मुझे 5 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे 1 घंटे में बोलना क्या है। अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर देना चाहती हूँ और 1 घंटा ही मैं घर पर तैयारी कर रही हूँ, तो मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर बातें क्या होती हैं बच्चों, हमें रिकॉल ही नहीं होती। जब हम पढ़ाने लग जाते हैं ना, तो ज़्यादातर बातें हम भूल जाया करते हैं। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप कहोगे क्या मैडम हर एक घंटे पढ़ाने के लिए क्या 5 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी? स्टार्टिंग में बच्चों टाइम देना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें अभ्यास हो जाएगा ना, तो हमारा जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। जब मैं शुरू में पढ़ाने लगी थी ना, तो मैं रात को 2-2 बजे तक तैयारी किया करती थी अपने टॉपिक की। रात को 1:30, 2-2 बज जाया करते थे मुझे जब मैं टॉपिक को तैयार करती थी कि कल मुझे ये पढ़ाना है। लेकिन जब अब अभ्यास हो गया, अब ज़्यादातर बातें याद हैं, रिकॉल हो जाती है समय पर। आप लोग पढ़ाना सीख रहे हो, आप लोग नए नए टीचर बनोगे, गवर्नमेंट टीचर, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर देखो कक्षा में एक छात्र अध्यापक बन जाता है और शेष जो छात्र है वो अध्यापक विद्यार्थियों की भूमिका निभाते हैं। इस प्रविधि में भी सूक्ष्म शिक्षण
यानी कि जो स्मॉल टॉपिक की तरह छोटे प्रकरणों का शिक्षण किया जाता है और उसका क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। इस प्रविधि में शिक्षण अवधि भी 10 या 15 मिनट की होती है। अभी बताया ना मैंने, 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट से ऊपर नहीं होती। इस शिक्षण अवधि के पश्चात मतलब वाद विवाद होता है कि आपने कैसा पढ़ाया, क्या कोई आपने शिक्षण युक्ति यूज की या नहीं की, कौन सी विधि आपने यूज की। इसके बाद अन्य छात्र भी बारी बारी शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। 10-15 मिनट के शिक्षण कार्य के पश्चात किया गया वाद विवाद छात्र अध्यापकों के लिए पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण क्या होता है बच्चों, ये होता है फीडबैक। किसका काम करता है, फीडबैक का काम करता है। आपने 10-15 मिनट पढ़ा लिया, उसके बाद जो आपको वाद विवाद होगा, अध्यापक ये बताएंगे कि आपने पढ़ाने में क्या कमियां की, क्या नहीं की, क्या आपके पढ़ाने में खासियत थी, तो वो किसका काम करेंगे, पृष्ठ पोषण का, यानी कि फीडबैक का काम करेंगे। अनुकरणीय प्रशिक्षण में एक विद्यार्थी को 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। कहते हैं कि जो अनुकरणीय प्रशिक्षण है, ठीक है ना, यानी कि जब एक छात्र अध्यापक बन जाता है तो वो 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है। पहला तो वो शिक्षक की भूमिका निभाता है, पढ़ाएगा। जब शिक्षक की भूमिका निभाएगा, पढ़ाएगा ना 10 या 15 मिनट, तो वो किसकी भूमिका निभाएगा, शिक्षक की, छात्र की। जब दूसरा उसका साथी पढ़ाएगा तो वो छात्र बन जाएगा, ठीक है। और निरीक्षक यानी कि वो औरों को देखेगा कि और बच्चे किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं और मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने में और दूसरे बच्चों के पढ़ाने में क्या अंतर है। तो वो किसकी भूमिका निभाएगा, निरीक्षक की भूमिका भी वो निभाएगा। ठीक, क्लियर। चलें आगे। उसके बाद देखो, ये कहता है कि एक जो छात्र अध्यापक है, बस ये डायग्राम बना रखा है और कुछ नहीं। एक जो छात्र अध्यापक है वो किसकी भूमिका निभाएगा, अध्यापक की भी निभाएगा, विद्यार्थी की भी निभाएगा और निरीक्षक की भी निभाएगा। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है। बस ये एक डायग्राम बनाया हुआ है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। उसके बाद देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि अनुरूपण जो शिक्षण है, आप उसको अनुरूपण भी बोल सकते हो, अनुकरणीय भी बोल सकते हो शिक्षण को, ठीक है ना। आप अनुरूपण, अनुकरणीय या इंग्लिश में बोलिए तो सिमुलेटेड टीचिंग होती है ये। तो देखो, किसी भी व्यक्ति को योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि उसको अलग अलग शिक्षण विधियों का बारे में ज्ञान हो, अलग अलग युक्तियां आती हो, प्रविधियां आती हो, ठीक है ना, उसको अभ्यास होना चाहिए। अब वो दिन गया भी जब कोई भी व्यक्ति टीचर अब ऐसे बन जाता था, थोड़ा पढ़ लिया बन गया। अब टीचर बनने के लिए विशेष प्रकार के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। देखो, मैं यहाँ खड़ी होकर आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको बोर्ड पर साफ साफ दिखाई दे। अगर आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो या लिख रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे कहता है, कर्ष महोदय ने, नाम क्या है, कर्ष। कर्ष महोदय ने सबसे पहले गांवों में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, गांव में। और किसने किया था, कर्ष महोदय ने। किसके लिए, शिक्षण और प्रशिक्षण, टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए। ठीक, 1966 में कुरुक्षेक ने, वो तो कर्ष है और ये कौन है, कुरुक्षेक है। 1966 में कुरुक्षेक ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया कि वो शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए किया, कि जो हमारा हम बच्चों को शिक्षण का अभ्यास कराते हैं ना, वो प्रभावशाली हो जाए, वो इफेक्टिव हो जाए। अनुरूपण का वास्तविक अर्थ भूमिका निर्वाह करना है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, भूमिका का क्या करना, निर्वाह करना। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ नकल करना है। पहले मैंने आपको बता दिया, नकल करना होता है किसी भी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल वैसा का वैसा शिक्षण करवाना, वैसा का वैसा काम करना अनुरूपण शिक्षण कहलाता है। देखो, क्लास के अंदर एक परिस्थिति बनाई जाएगी आर्टिफिशियल, वो असली की क्लास नहीं है। जो वहां पर बच्चे बैठे हैं ना, वो असली के बच्चे नहीं बैठे, मतलब आपके ही वो मित्र हैं। जैसे आप बीएड कर रहे हो ना, वो लोग भी वैसे ही बीएड कर रहे हैं, वो आपके मित्र है, वो वास्तव में स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आप अपने मित्रों को ही स्टूडेंट समझकर वहां पर पढ़ाने का अभ्यास कर रहे हो, पढ़ाने की आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो। तो वो क्या है, वो क्या कहलाता है, अनुरूपण शिक्षण कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, अनुरूपण शिक्षण कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखो, अब आगे बात करते हैं कि जो अनुरूपण शिक्षण है, इस विधि का जो प्रयोग है, इस विधि का जो प्रयोग है वो द्वितीय विश्व युद्ध से भी माना जाता है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध से तो है ही है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से इसका जो प्रयोग है बिल्कुल अच्छी तरह, और भी अच्छी तरह होने लगा था। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उससे, उसके बाद इसका प्रयोग और भी अच्छी तरह होने लगा था। स्टार्टिंग तो प्रथम विश्व युद्ध से ही हुई थी, ठीक है ना। तो वर्तमान शिक्षण विधि का जो प्रयोग है
व्यवसाय प्रबंधन किसके लिए किया जाता है? व्यवसाय के प्रबंध के लिए। मान लो कोई व्यवसाय है, उसका कैसा प्रबंध किया जाएगा? प्रशासन के लिए, चिकित्सा के लिए। चिकित्सा के लिए करते हैं ना, कि जैसे कोई डेड बॉडी होती है, जो नीट के जो बच्चे हैं, यानी कि जो क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो उनको एक डेड बॉडी दे दी जाती है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करना बताया जाता है, और उसको असली का मरीज समझकर, वो तो बॉडी तो डेड है, उसको तो चाहे कैसे भी कर दो, लेकिन उसको असली का मरीज समझकर जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं जो बच्चे, वो उसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन लगाया जाता है उनको, कोई नकली, मतलब नकली चीजों के ऊपर, कि पहले आपको इसके अंदर इंजेक्शन की प्रैक्टिस करो कि कैसे इंजेक्शन भरोगे और कैसे लगाओगे, हर चीज सिखाई जाती है। ऐसे थोड़ी ना वो सीधा मानव के ऊपर, मरीज के ऊपर अपना काम कर देगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी मानी गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा बीएड कर ले, मतलब बीए कर ले, एमए कर ले, और वो सीधा पढ़ाने के लिए चला जाए। जब तक उसको पढ़ाने का अभ्यास नहीं होगा, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा पढ़ाने की, बच्चा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना, बच्चा नहीं पढ़ा सकता। तो यही बात यहाँ पर की गई है। तो आगे देखो, यह कहता है कि व्यवसाय में और शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी अत्यधिक इसका प्रयोग होने लगा है। अब इसका प्रयोग जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर होने लगा है। अब देखो, अनुरूपण शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या परिभाषित किया जा सकता है इसको, कि यथार्थवत, यथार्थवत माना रियलिटी में, शिक्षण सीखने तथा प्रशिक्षण की वह विधि है जो अभिनय के माध्यम से छात्र अध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का क्या करती है, विकास करती है, तथा भली भांति उसे पढ़ाने का क्या देती है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देती है उसको। ये क्या कहता है, यथार्थवत। यथार्थवत मतलब असली में, वास्तव में जो रियलिटी है वो शिक्षण, यानी कि जो टीचिंग है, शिक्षण का मतलब क्या होता है कि जो टीचिंग है, टीचिंग क्या करती है, सीखने में और प्रशिक्षण, ट्रेंड करने की वह विधि है जो अभिनय, अभिनय तो होता है, क्लास के अंदर असली के बच्चे नहीं होते, क्लास के अंदर असली का अध्यापक नहीं होता, वहां एक प्रकार का अभिनय होता है, नकल की जाती है कि क्लास में कैसे पढ़ाया जाएगा। छात्र अध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास करती है तथा भली भांति उसे पढ़ाने का क्या देती है, प्रशिक्षण देती है, यानी कि उसको भली भांति पढ़ाने की क्या देती है, ट्रेनिंग देती है। ठीक, विंग, विंग क्या कहता है, विंग के अनुसार कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल या अनुरूपित स्थितियों में, अनुरूपित का मतलब वही सिमुलेटेड, सिमुलेटेड, ठीक है ना, वही क्या मतलब, सिमुलेटेड स्थितियों का निर्माण उस समय किया जाता है जब छात्र अध्यापकों को विशिष्ट अनुरूपित सामग्रियों का सामना कर उन्हें वांछित अनुक्रिया करनी पड़ती है। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि विंग क्या कहता है कि जो कृत्रिम या जो ये जो स्थितियां है ना, इनका निर्माण उस समय किया जाता है जब जो छात्र अध्यापक होता है उसको विशेष प्रकार की कोई सामग्री दी जाती है, उसका सामना कर उसे वांछित अनुक्रिया करनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कि अनुरूपण शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब बात क्या आती है हमारी कि अनुरूपण शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनुरूपण शिक्षण में छात्र कृत्रिम परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थिति, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल होती है परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से काम करते हैं। ठीक है ना, छात्रों को पूर्ण अभ्यास के लिए, छात्रों को पूर्ण अभ्यास के लिए क्या प्राप्त होते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं। पूरे अभ्यास के लिए क्या प्राप्त होते हैं, छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं। फिर छात्राध्यापक, जो छात्र अध्यापक है उसकी भूमिका करने वाले छात्रों को पाठ के तुरंत बाद पृष्ठ पोषण फीडबैक दिया जाता है, यानी कि जो बच्चा आगे आकर लेक्चर स्टैंड के सामने खड़ा होकर पढ़ाएगा, उसको पढ़ाने के तुरंत बाद, मतलब हाथों हाथ, ये नहीं कि आज पढ़ाया है तो उसके बारे में कल कुछ बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आज पढ़ा दिया तो कल बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाने के तुरंत बाद उसको क्या दिया जाता है, पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक दिया जाता है। छात्र अध्यापकों को बिना विद्यालय शिक्षण के, विद्यालय की भांति ही अनुरूपण शिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब विद्यालय में जाए बिना ही,
विद्यालय में गए बिना ही विद्यालय की भांति ही अनुरूपण शिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे वह सीख भी लेता है और शिक्षण में रुचि भी लेता है। विद्यालय में नहीं गया बच्चा, बिना विद्यालय में जाए ही उसको पढ़ाने का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे जो बच्चा है उसको क्या कर लेगा, उसके अंदर सीखेगा और शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर बच्चा क्या लेगा भी, टीचिंग के अंदर बच्चा रुचि लेगा। ठीक, वास्तविक शिक्षण यानी कि जो रियल शिक्षण होता है ना, रियल टीचिंग होती है, उसके अंदर जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनका जो समाधान है वो करने का जो प्रयास है वो इसके अनुरूपण शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। मतलब जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है पढ़ाने के लिए, वास्तविक टीचिंग करता है, मतलब रियल टीचिंग करता है, जब असली के बच्चे उसके सामने होते हैं और उसके पढ़ाने में जो जो उसको दिक्कतें आएंगी, जो जो कमियां होंगी उसको पढ़ाने में, जो जो समस्याएं आएंगी, उनका जो समाधान है वो पहले ही कर लिया जाता है। ठीक है, अनुरूपण शिक्षण में जो छात्र अध्यापक है विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेता है। जो छात्र अध्यापक होता है ना, वो अलग अलग शिक्षण कौशलों में क्या प्राप्त कर लेता है, निपुणता, जिससे वास्तविक शिक्षण वह सरलता से कर लेता है। क्योंकि वो ट्रेंड तो पहले ही हो जाएगा। जब बच्चा बीएड करेगा तो बीएड करते करते बच्चा ट्रेंड तो पहले ही हो जाएगा, और जब बच्चा ट्रेंड हो गया और वो स्कूल के अंदर जब पढ़ाने जाएगा, जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वहां पर उसको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जो भी पढ़ाया जाएगा वो तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास वो पहले कर कर आया है। अगर अभ्यास ना हो और एकदम 30-35 बच्चों की क्लास में एक टीचर को, नए टीचर को खड़ा कर दिया जाए तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा। उसको सीखने में कई दिन लग जाएंगे कि कैसे पढ़ाना है। यानी कि वो जब स्कूल में जाएगा ना तो उसको महीना 2 महीना ये सीखने में लग जाएंगे कि पढ़ाया कैसे जाएगा, और इतने में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी। फिर वो वैसा नहीं सीख सकता जैसे वो कॉलेज में सीख के आए, बीएड कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वहाँ तो अध्यापक भी तो होते हैं, अध्यापक भी तो ये बताते हैं कि बच्चे तुम्हें इस तरह से पढ़ाना है, तुम्हारी ये गलती है, ये नहीं है। और हम स्कूल में चले जाए, वहाँ हमें बताने वाला कौन है भला? तो आप जब स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो इस परिस्थिति के लिए आपको पहले से तैयार कर दिया जाएगा। पहले से आपको क्या किया जाएगा? तैयार कर दिया जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुरूपण शिक्षण बोलते हैं। इस विधि के प्रयोग से छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ना, जब उसको पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा, पढ़ाएगा, उसको अच्छा फीडबैक मिलेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वेरी गुड, है ना, तो उसको क्या मिलेगा? आत्मविश्वास जागेगा। छात्र अध्यापकों में पाठ्य वस्तु को क्रम से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास होता है। जो छात्र अध्यापक होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनके पाठ्य वस्तु है, जो भी उनके पास सिलेबस है, उसको क्रम से प्रस्तुत करने की योग्यता उनके अंदर विकसित होती है। उसको कैसे करते हैं? क्रम से प्रस्तुत करने की योग्यता उनके अंदर क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। ठीक, क्लियर? तो आपको ये विशेषताएं आ गई होगी अच्छी तरह समझ में, क्योंकि बच्चों ये वही विशेषताएं हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोल के बताई थी कि निपुण हो जाता है, जो समस्या का समाधान है पहले ही हो जाता है, ठीक है ना, और उसको फीडबैक मिलता है। ये तो सारी है विशेषताओं में, क्या अलग है भला? बस वही बातें आपने थोड़ी एक्सप्लेन करनी है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं अनुरूपण शिक्षण की प्रक्रिया, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है। ये जो हम सिमुलेटेड टीचिंग की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं किसकी? सिमुलेटेड टीचिंग की हम जो बात कर रहे हैं, तो ये इसकी जो प्रक्रिया है यानी कि जो इसकी प्रोसेस है वो कैसी होती है। तो देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले कैसे चलती है, वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया सारा का सारा, लेकिन फिर भी आपको जब पेपर में लिखना कैसे है आपको ये पता होना चाहिए। मैंने ये सारी बात आपको बता दी, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मैंने ना बताई हो। यहाँ पर सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी हम इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं कि आप एग्जाम के अंदर इसको लिखकर कैसे आओगे। तो देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले छात्र अध्यापकों को अलग अलग विषय के अनुसार, अलग अलग विषय होता है। अब बीएड में ऐसे थोड़ी ना कि सारे इंग्लिश लेंगे, किसी का टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, किसी का संस्कृत है, हिंदी है, एसएस है, किसी का कंप्यूटर है, तो अलग अलग अपने सब्जेक्ट होते हैं हर एक के। कुछ कॉमन पेपर होते हैं और 2 सब्जेक्ट अपने अलग से होते हैं। तो अलग अलग विषय के अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है। जैसे कंप्यूटर वाले बच्चे हैं तो उनको एक ग्रुप बना दिया, हिंदी वालों का अलग से ग्रुप बना दिया, इंग्लिश वालों का अलग से ग्रुप बना दिया। उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी छात्र अध्यापक
कि सभी जो छात्र अध्यापक हैं वो सूक्ष्म शिक्षण कर चुके हैं तथा शिक्षण के कौशलों को भली भांति सीख चुके हैं। एक समूह में 5 से 8 छात्र अध्यापक रखे जाते हैं। अगर ज्यादा हो ना, मान लो जैसे हिंदी वाले अगर 15 बच्चे हैं तो एक ग्रुप नहीं बनाया जाएगा, 2 बना दिए जाएंगे। मतलब 7 से 8 एक ग्रुप, 5 से 7 एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक। उसके बाद 5 से 8 छात्र अध्यापक को अपने विषय में पाठ योजना बनाना सिखाया जाता है। पाठ योजना में क्या होता है, पहले उद्देश्य होता है कि आप इस पाठ को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, उसके बाद विषय कि क्या विषय है, उसके बाद उसका सार, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपने क्या सीखा, सुझाव होते हैं, कमियां होती हैं। मतलब ये एक पाठ योजना होती है जो तैयार करनी पड़ती है। बीएड के अंदर पहले पाठ योजना को तैयार करवाना सिखाया जाता है, ठीक है। और पाठ योजना का निर्माण करने के बाद शिक्षक द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है। शिक्षक ये देखता है कि जो पाठ योजना बच्चों ने तैयार की है वो सही है या नहीं है या गलत है, उसके अंदर कमियां क्या है बच्चे की पाठ योजना के अंदर। निरीक्षण में निकाली गई त्रुटियों को, त्रुटियां माना कमियां, कि जो बच्चा पढ़ाएगा और उसके अंदर जो कमियां निकाली जाएंगी, सही करने के बाद छात्र अध्यापक पाठ योजना तैयार करता है, ठीक है ना। निरीक्षण करेगा यानी कि पहले पाठ योजना का करेगा, और जो उसके अंदर कमियां होंगी, बच्चे के पाठ योजना के अंदर जो कमियां होंगी तो क्या करेगा, क्या किया जाएगा, उनको निकालने के बाद जो छात्र अध्यापक है वो पाठ योजना को क्या करेगा, तैयार करेगा। फिर देखो, पाठ योजना पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद प्रत्येक छात्र अध्यापक को क्रमवार अनुरूपण शिक्षण करना होता है। क्रम से मतलब अब ये आ जाओ, उसके बाद ये रोल नंबर आएगा, उसके बाद वो रोल नंबर आएगा। उनका एक क्रम, उनका सीक्वेंस होता है कि पहले आप पढ़ाओ, वो जब पढ़ाकर बैठ जाएगा उसको फीडबैक दे दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे को बुला लिया जाएगा, भी हाँ जी अब आप पढ़ाइए। तो क्रमवार यानी कि क्रम से उनको क्या किया जाएगा, पाठ योजना जो क्रम से पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक छात्र अनुरूपी शिक्षण करता है। प्रत्येक छात्र क्या करता है, अनुरूपित शिक्षण करता है, सिमुलेटिव टीचिंग करता है। और शिक्षक द्वारा उसका पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का मतलब क्या हुआ है कि टीचर ये देखता है कि उसके पढ़ाने में कमियां क्या है, उसको निरीक्षण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। आप इसको ऑब्जर्व करना बोल सकते हो। क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। शिक्षक द्वारा जो ऑब्जर्व करता है उसके समय पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक दिया जाता है। टीचर क्या देता है बच्चों, फीडबैक देता है। छात्र अध्यापक की पाठ योजना पर जो गलतियां होती हैं उसको अंकित किया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है कि इसके पाठ योजना में क्या क्या गलतियां थी और ठीक कार्य की, जो उसने काम अच्छा किया, जो काम उसने अच्छा किया उसके क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। छात्र अध्यापक उन कमियों को सुधारने का अभ्यास साथी छात्रों की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है ना। वो जो कमियां है ना उनको सुधारने का जो अभ्यास है वो कहाँ करते हैं, जो उसके साथी अध्यापक होते हैं ना छात्र की उपस्थिति में करते हैं। और वाद विवाद कर शिक्षण को सुधारने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आपस में वाद विवाद करके शिक्षण को सुधारने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पुनः शिक्षक, दोबारा फिर शिक्षक क्या करता है, शिक्षक की उपस्थिति में छात्र अध्यापकों द्वारा बारी बारी से अनुरूपी शिक्षण किया जाता है। कहते हैं फिर पुनः, कहते हैं फिर से शिक्षक की उपस्थिति में जो टीचर होता है उसके प्रेजेंस में जो छात्र अध्यापक है वो बारी बारी फिर से पढ़ाएंगे और फिर वो देखेगा। फिर यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि छात्र त्रुटियां दूर नहीं कर लेता। समझ में आई आपको ये बात, इसमें पजल होने की बात नहीं है, सीधी बात है। एक छात्र अध्यापक पढ़ाता है, टीचर क्या करता है उसके अंदर कमियां निकाल देता है कि ये कमियां थी, उसको दोबारा पढ़ाने का मौका दिया जाता है, उसको दोबारा तैयारी, बोले दोबारा से तैयारी करो, तो दोबारा से तैयारी कर ली बच्चे ने। फिर बच्चा कहता है कि हाँ सर या मैडम अब मैं दोबारा पढ़ाऊं, मेरा तैयार हो चुका है दोबारा टॉपिक, तो उसको पढ़ाने के लिए दोबारा बुलाया जाता है। फिर दोबारा से फिर उसका निरीक्षण किया जाता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, ठीक। और इस प्रकार बार बार छात्र अध्यापक पढ़ाता है और बार बार उसकी कमियां निकाली जाती है। उसको तब तक पढ़ाने के लिए कहा जाता है जब तक कि उसकी कमियां दूर ना हो जाए। उसको कब तक पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जब तक कि उसकी कमियां दूर ना हो जाए। अनुरूपित शिक्षण
जो अनुरूपी शिक्षण होता है ना, छात्र अध्यापक शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग के द्वारा तथा पीपीटी आदि के प्रयोग के द्वारा प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। या तो पीपीटी से पढ़ाएंगे या फिर जितने भी शिक्षण सहायक जो सामग्री होगी ना, उसके प्रयोग के द्वारा क्या करेंगे, उसको प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करेंगे भी। ठीक, तो ये 13 पॉइंट है। अगर आप इसको ध्यान से एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको ये टिप्स पर याद हो जाएंगे कि पहले पाठ योजना बनवाएगा इस तरह से, फिर उसका निरीक्षण करेगा, पाठ योजना में कोई कमी है तो उसको सुधार करवाया जाएगा, उसको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, छात्र अध्यापक ही उसके स्टूडेंट होंगे, उसका प्रवेश, उसका निरीक्षण किया जाएगा कैसे पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो प्रशंसा की जाएगी, नहीं पढ़ा रहा तो कमियां निकाली जाएंगी, फिर से उसको तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, फिर दोबारा पढ़ाने के लिए कहा जाएगा, है ना। और वो तब तक पढ़ाता रहेगा तैयारी कर करके जब तक उसको क्या नहीं होता, उसको पढ़ाने में सारी कमियां दूर नहीं हो जाती। देख लेना, पीपीटी का प्रयोग करता है और टीचिंग एड्स का प्रयोग करता है। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। अब ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, जैसे कोई चार्ट है, चित्र है, मॉडल है, प्रोजेक्टर है, इनको टीचिंग एड्स बोलते हैं। इनको जो मैंने आपको कहा चार्ट है, चित्र है, इनको क्या बोलते हैं, इनको टीचिंग एड्स बोलते हैं। ठीक है ना, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक, अनुरूपण शिक्षण की विधियां, ये कहता है कि विधि कौन कौन सी होती है, मेथड कौन कौन से हैं सिमुलेटेड टीचिंग के। क्या पूछ रहा है कि सिमुलेटेड, ये पूछ रहा है आपसे कि सिमुलेटेड टीचिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी विधियां होती हैं। तो पहली विधि क्या है, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, और ये विधि दी थी टाइडमैन ने। ये विधि किसने दी थी, टाइडमैन ने दी थी। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, इसमें नहीं लिखा हुआ। इस विधि में शिक्षण करने वाले बालक के बारे में, जो बच्चा शिक्षण करता है ना, उसके बारे में सारी जानकारी ली जाती है। पृष्ठभूमि मतलब उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है और उसका पढ़ाने का विषय क्या है, इसका वर्णन किया जाता है। फिर उससे किए जाने वाली भूमिका, जो रोल वो करेगा, उसके बारे में पूछा जाता है कि वह कौन सी कक्षा का, किस विषय का और किस प्रकरण पर शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। ऐसे थोड़ी ना आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक आलतू फालतू तैयार करके ले जाओगे। वहां आपसे पूछा जाएगा कि जो आप पढ़ा रहे हो वो कौन सी कक्षा का है और किस विषय का है और क्या इसका आपका पढ़ाने का उद्देश्य है, वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। फिर उस प्रकरण या भूमिका के बारे में उसे निर्देश दिया जाएगा कि आप इसको इस तरह भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा भूमिका निभाना। उसके बाद क्या है, भूमिका निभाना। उसके बाद क्या होगा, भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग। बालक या व्यक्ति की व्यक्ति इतिहास के बारे में जानकारी लेने के बाद जो वो भूमिका निभाएगा ना, तो उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में देखा जाता है। ठीक है ना, क्या देखा जाता है कि वह एक शिक्षक के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे एक कृषक, एक राजा, एक व्यापारी, एक अधिकारी, एक सिपाही, एक डाकिया आदि। ठीक है ना, ये कहते हैं किसकी भूमिका वो निभा रहा है। क्या कहता है कि व्यक्ति इतिहास के बारे में जानने के बाद उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में भी देखा जाता है कि एक शिक्षक के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी वो क्या कर सकता है। कृषक है, एक राजा है, व्यापारी है, अधिकारी है, सिपाही है या डाकिया है। टोकरी के अंदर से विधि, इसको बोलते हैं इन बास्केट मेथड। टोकरी के अंदर से विधि, इसको क्या बोलते हैं, इन बास्केट मेथड। यह प्रकरण के अनुरूपण करने की विधि की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है, प्रकरण के अनुकरण, मतलब जो उसका टॉपिक है ना, उसको पढ़ाने की विधि क्या है। लिखित रूप में निर्देशन एक टोकरी के अंदर रख दिए जाते हैं। जो निर्देशन है ना, जो उसको निर्देश दिया जाएगा, वो एक टोकरी के अंदर लिख कर रख दिए जाएंगे और व्यक्तियों से कहा जाता है कि वे कोई भी एक निर्देश निकाल कर इसके अनुसार व्यवहार करें। जैसे ये बताया ना, कृषक, राजा, व्यापारी, तो एक टोकरी में रख देंगे, एक राजा लिख देंगे, कृषक, व्यापारी, सिपाही, डाकिया, और ये कहा जाएगा बच्चे को कि एक पर्ची निकालो। बच्चा एक पर्ची निकाल लेगा, उसके अंदर जैसे आ गया रोल कृषक का, तो ये कहा जाएगा अब कृषक की भूमिका निभाकर दिखाओ। कि मान लो आप एक किसान हो तो आप किस तरह की भूमिका को निभाओगे, कैसे करोगे आप। अगर आप एक राजा हो तो कैसे करोगे। ठीक है, तो
यह विधि लचीली है, इसमें निर्देशनकर्ता समस्त सूचना अनुरूपण में भाग लेने वाले को देता है, सारी सूचनाएं दे देता है कि तुम्हें इस प्रकार से ये काम करना है। उसके बाद है जी विश्लेषण विधि। उसके बाद कौन सी है? विश्लेषण विधि, यानी कि एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण विधि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो शिक्षक है और जो छात्र हैं, इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षक है, जो छात्र हैं, उनके बीच में होने वाली जो अंतः क्रिया है, यानी कि जो इंटरेक्शन है, एक जो टीचर है और एक जो बच्चा है, इन दोनों के बीच में होने वाला जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। शिक्षक जो है, जो टीचर होता है, वो सारे के सारी बातों को ध्यानपूर्वक करता है, समझाता है और उसका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालता है कि भाई मैंने तुम्हें ये समझाया, तुम कितना समझे हो, तुम क्या जान गए, क्या नहीं जान गए, और वो उसको अच्छी बातें भी समझाता है। निष्कर्ष निकालने के उपरांत, जैसे निष्कर्ष निकाल लिया, उसके उपरांत, उसके बाद वह छात्र के व्यवहार परिवर्तन हेतु उपयुक्त निर्देश भी देता है, कि वह छात्र को निर्देश देता है कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो परिवर्तन किस प्रकार से होगा। आगे है सामाजिक अभिनय, यानी कि नाटक विधि। नंबर 5 पर हम कौन सी कर रहे हैं? सामाजिक अभिनय यानी कि नाटक विधि। जो समाज में प्रचलित कहानियां है ना, और जो सामाजिक आधारित पात्रों का अभिनय है, वो इसके अंतर्गत किया जाता है। अभी बताया ना मैंने, कोई राजा का, कोई किसान का, कोई डाकिया का, कोई सिपाही का, कोई मजदूर का, अलग अलग प्रकार का जो है भूमिका को निभाते हैं। ये कहते हैं सोशल ड्रामा का मतलब समझो आप, समाज के अंदर जो जो व्यक्ति होते हैं उनका ड्रामा करना है, निभाना है। समाज में जो प्रचलित कहानियां होती हैं और जो चर्चित सामाजिक आधारित पात्र होते हैं, कोई भी समाज का पात्र हो सकता है। जैसे आप बच्चे को कह दिया जाए कि तुम मोदी जी की भूमिका निभाकर बताओ, क्योंकि ये समाज में बड़ी चर्चित पर्सनैलिटी है मोदी जी, उनकी भूमिका निभाने के लिए कहा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षक इसके माध्यम से छात्र को उस परिस्थिति एवं घटना का अभिनय के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करता है। कहते हैं कि जो तुम इससे सीखोगे ना, वो अभिनय के माध्यम से आप लोग करके बताइए, और अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देता है। इसके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक क्रिया, संज्ञानात्मक क्या होता है भाई? बुद्धि। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? बुद्धि की क्रिया का विकास होता है, और वह उन घटनाओं का समीप से अनुभव करके उन्हें क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्या कहता है कि अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देता है। बालक की जो संज्ञानात्मक क्रिया है उसका क्या होता है? विकास होता है, और वह उन घटनाओं का समीप से अनुभव कर उन्हें ग्रहण कर लेता है। उन घटनाओं का जो अनुभव है वो कहाँ से करता है? वो बिल्कुल समीप से करता है। ठीक, क्लियर है क्या? आ गया क्या समझ में इतना कि कौन कौन सी विधि थी? ये तो सामाजिक अभिनय है, विश्लेषण विधि है, टोकरी के अंदर है, भूमिका निभाना है, और पहली क्या है? पहली है कि व्यक्ति इतिहास के बारे में पता लगाना है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। उसके बाद देखो इसके लाभ क्या क्या है। अनुरूपण शिक्षण के हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके लाभ क्या क्या हैं अनुरूपण शिक्षण के। बात करते हैं लाभ के ऊपर, एडवांटेजेस के ऊपर। इससे छात्र अध्यापक को भविष्य में उसके सामने आने वाली कक्षा स्थिति के बारे में ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में कैसी कक्षा को उसे पढ़ाना है। अनुरूपी शिक्षण द्वारा यह सीख लेता है कि भविष्य में कक्षा में उसे किन परिस्थितियों में और कैसा व्यवहार करना है। बात सेम ही है, पहला दूसरा पॉइंट ठीक सेम सा ही है। वास्तविक शिक्षण से पहले अनुरूपी शिक्षण कर लेने से छात्र अध्यापक के मन में किसी प्रकार का भय या शंका नहीं होती। भाई वास्तविक शिक्षण से पहले अनुरूपी शिक्षण कर लेगा, किसी भी प्रकार का मन में शंका नहीं होगी और किसी भी प्रकार का मन में भय नहीं रहेगा। जो अनुरूपी शिक्षण है उसमें शिक्षक छात्र अध्यापक द्वारा किए जा रहे शिक्षण की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। जब ये सिमुलेटेड टीचिंग की जाती है ना, तो जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक जो टीचर होता है, वो छात्र अध्यापक द्वारा किए जा रहा जो शिक्षण करेगा उसकी वीडियो अथवा ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और उस रिकॉर्डिंग को छात्रों को दिखाकर या सुनाकर उनके द्वारा की हुई जो त्रुटियों को भी बताता है कि ये यहाँ पर कमी थी इसकी,
ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर जब उसको कमियां बतानी होगी तो उसको चलाकर बताया जाएगा कि इसके शिक्षण में ये क्या है, कमियां हैं। छात्र अध्यापक छोटे छोटे कालांश में, कालांश क्या होता है, समय, कालांश क्या होता है, समय, या जिसको आप पीरियड बोलते हो, घंटी बोलते हो, घंटी। शिक्षण कार्य करता है, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे अभी बताया ना मैंने, 10 से 15 मिनट का होता है, 10 से 15 मिनट का होता है। और साथ ही उसे फीडबैक मिलता रहता है। कहते हैं कि छोटा छोटा तो समय मिलता है, 10 से 15 मिनट का, 12 मिनट भी हो सकता है, 13 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी, और कम से कम 10 मिनट उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे कालांश में शिक्षण काम करता है और पृष्ठ पोषण फीडबैक मिलता रहता है, जिससे छात्रों में क्या बनी रहती है, एक्टिवनेस, सक्रियता बनी रहती है। आगे कहता है कि इससे जो छात्र अध्यापक होते हैं, इससे जो छात्र अध्यापक होते हैं उनमें विभिन्न कौशलों को विकसित करने का अवसर मिलता है। छात्र अध्यापक के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। एक तो अलग अलग प्रकार के कौशल जो हैं वो विकसित होंगे, अलग अलग प्रकार के कौशल विकसित होते हैं और छात्र अध्यापकों के आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास होता है, ठीक है ना। समस्या समाधान का तो होगा ही, क्योंकि क्लास के अंदर सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बालक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है, इसलिए व्यवहारिक संसार में किसी भी भूमिका एवं कार्य में अपने को सफल बना सकता है। अभी बात की ना कि ये जो कोई टीचर की भूमिका निभाता है, मजदूर की, किसान की, बढ़ई की, या फिर कोई कारीगर है, डाकिया है, सिपाही है, फौजी है, तो अपने आप को सफल मानता है कि समाज के अंदर व्यवहारिक संसार में मैं कुछ कर सकता हूं। यह शिक्षण सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच के अंतर को कम करता है, शिक्षण के सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को कम करता है। ब्रूनर क्या कहता है, मस्तिष्क में गहराई तक बोध कराने के लिए निरूपण शिक्षण सहायक होता है। कि मस्तिष्क तक किसी भी बात को आप सीखना चाहते हो तो मस्तिष्क तक, गहराई तक सीखने के लिए जो है अनुरूपण सहायक होता है। अनुरूपण शिक्षण क्या होता है भी, सहायक होता है। क्लियर, आ गया समझ में। उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, वो क्या क्या है। इसकी जो कमियां हैं या दोष हैं वो क्या क्या है। इसके जहां अनेक लाभ हैं वहां कुछ सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। यह विधि कठिन होने के कारण छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चे नहीं कर सकते, ये तो बीएड करने वाले ही करते हैं। देखो बीएड करने वाला बच्चा बड़ा होता है, जब बीए करके आ गया, छोटा थोड़ी ना होगा। इस विधि के लिए दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग होता है, जो प्राय क्या होती है, महंगी होती है। ठीक, निरीक्षक की भूमिका में विद्यार्थी द्वारा गलत रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और आंकड़े गलत भी इकट्ठे हो सकते हैं। यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह नहीं कि जितने भी अपने सब्जेक्ट है सभी के लिए ठीक है। छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में अधिक समय लगता है। भी समय तो लगेगा जब आप उनको नई चीज सिखाओगे, ये भी इसका एक दोष है। अपने सहपाठियों के सामने खुलकर नहीं पढ़ा पाते, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है कि जो छात्र अध्यापक होते हैं ना वो अपने ही मित्रों के सामने खुलकर नहीं पढ़ा सकते। हाँ, अगर छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको पढ़ा लोगे, अगर वहां पर बेंच के ऊपर आपके ही मित्र, आपके ही साथी बैठे हैं तो आपको पढ़ाने में थोड़ी झिझक होगी। इस प्रविधि के लिए शिक्षक को बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है और बहुत कम शिक्षक ऐसे होते हैं जो अतिरिक्त कार्य के लिए तैयार हो। मतलब जो बीएड टीचर होते हैं ना, उनको भी तैयारी करनी पड़ती है कि कैसे वो सूक्ष्म शिक्षण सिखाएंगे, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा काम के लिए तैयार होते हैं। शुरू में कई बार छात्र अध्यापकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना कठिन होता है। मतलब आपके ही मित्र आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, तो वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। कहा जाता है प्रश्न पूछो, पर वो ज्यादातर नहीं बोलते, क्योंकि ये सारी बातें हमने फेस भी की है। जब हमने पढ़ाया ना तो ये सारी बातें हमने फेस भी की है। वास्तविक कक्षा कक्ष की परिस्थिति तथा कृत्रिम परिस्थितियों में काफी अंतर होता है ना। एक तो रियल क्लास हो और एक आर्टिफिशियल हो, तो इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आर्टिफिशियल क्लास के अंदर पढ़ाने वाले को ही पता होता है कि ये आर्टिफिशियल है, ये मेरे ही तो मित्र हैं। और एक वास्तविक क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको पढ़ाने का अनुभव क्या होता है, अलग होता है। तो जो रियल टीचिंग होती है और जो आर्टिफिशियल टीचिंग होती है, उन दोनों के अंदर बच्चों अंतर होता है। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में अनुरूपण शिक्षण के बारे में। मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपको इसके अंदर डाउट रहा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है अनुरूपण शिक्षण, और आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है
ठीक है ना, इसको माइक्रो टीचिंग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग भी बोलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षण युक्तियों को कर रहे हैं कि शिक्षण की क्या क्या युक्तियां होती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो हमने कर लिया अनुरूपण शिक्षण का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया तरीका और लेकर आएंगे। मैंने आपको सारे वो 5 तरीके हैं वो लिखवा दिए थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, मस्त ये अनुकरण शिक्षण का है, और जो है वो सारे समूह शिक्षण का है, वो मैंने आपको करवा दिए थे सारे के सारे। अब हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। ठीक, तो आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।